नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, पाकिस्तान और उसके आतंकी प्लान को बेनकाब करने के लिए भारत के दूत 33 देशों की यात्रा पर जाने वाले हैं। एक डेलीगेशन आज रवाना भी हो चुका है, लेकिन इस डेलीगेशन के नाम पर पहले दिन से ही ऐसी सियासत चल रही है जो आज तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सबसे पहले डेलीगेशन में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नाम पर कांग्रेस ने ही सवाल उठाए। फिर उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मॉल वॉर कह दिया, चिटपुट लड़ाई। बात यहीं तक नहीं रुकी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भारत के सर्वदलीय डेलीगेशन को ध्यान बांटने की कोशिश करार दिया है। हालांकि इन सवालों पर बीजेपी की ओर से सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने जमकर पलटवार किया है, लेकिन यहां यह सवाल उठाना जरूरी है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सियासत करने का ये सही वक्त है, और क्या एकजुटता के दावे करने वाले वाकई में एकजुट हैं। इसके अलावा सवाल तो ये भी जरूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सियासत क्यों हो रही है। क्या विपक्ष के कई नेता किसी कंफ्यूजन का शिकार हैं, या फिर किसी सियासी मजबूरी की वजह से उन्हें ऐसे बयान देने पड़ रहे हैं। आज इन्हीं अहम मुद्दों पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक छोटी सी रिपोर्ट। एक डायवर्जन है, ध्यान हटाने का एक और प्रयास। आज भी पहलगाम के आतंकवादी को पकड़ा नहीं गया है, यहाँ वहाँ चल घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी घूम रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये ध्यान बांटने के लिए कि जा रहे हैं बाहर। ये भारत के सभी सांसदों का अपमान तो है ही, मगर मैं जयराम रमेश जी से पूछना चाहता हूं, आपके नेता या तो ध्यान लगाने को विदेश जाते थे या देश को बांटने के लिए विदेश जाते थे। सांसदों को भेज रहे हैं दूसरे देशों में। ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण हो रहा है। अब जब डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किया जा रहा है, पाकिस्तान को बेनकाब किया जा रहा है पूरी दुनिया के सामने, तब उसको भी अंडरमाइन करने के लिए जयराम रमेश डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी नाम से थोड़ा ही भारतीय हो जाएंगे। बताइए, आप चुप क्यों हैं? चीन के सामने मुंह क्यों नहीं खोलते? अमेरिका आपको रोज डरा रहा है और आप चुप हैं। कांग्रेस पार्टी इस समय सबूत न मांग पाने की जो खिसियाहट है, उस छटपटाहट में इस ढंग का बयान देने को बाध्य हो रही है। चलिए, ताल ठोक के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सवाल जिनसे होंगे, पैनलिस्ट में हमेशा की तरह वही गणमान्य मेहमान हैं। मैं एक परिचय दे देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा आज हमारे साथ डिबेट में हैं। पूर्व राजनायक दीपक वोरा साहब आज हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर यहां स्टूडियो में मेरे साथ आ चुके हैं। ए.के. वाजपेयी एलजेपीआर के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। घनश्याम तिवारी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष दोशी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ होंगे। भालचंद्र कांगो सीपीआई के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल मनीष दोशी आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि सवाल जो हैं वो इस वक्त सारे कांग्रेस की तरफ उठ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो आपके सवाल हैं वो सरकार से पूछे जाने चाहिए, और हम समय समय पर पूछते भी रहते हैं। मैं तो खासकर अपनी हर डिबेट में सरकार से जो सवाल पूछना है, जो जायज़ है, वो सवाल पूछता हूं। लेकिन सवाल ये है कि आपके अंदर पार्टी के जो बोलने वाले नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो वरिष्ठ जन हैं, वो एक मत क्यों नहीं है, एक सुर में एक लाइन पर क्यों नहीं बोल रहे? कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। आपको अंदाजा है किस तरीके का संदेश इससे जा रहा है? आप जाहिर सी बात है सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि बताइए चीन के ऊपर आपका क्या जवाब है, अमेरिका के ऊपर आपका क्या जवाब है। लेकिन सारी दुनिया देखती है कि जब तुर्की पर कांग्रेस से सवाल पूछा जाता है तो जयराम रमेश पवन खेड़ा की तरफ माइक घुमाते हैं, और पवन खेड़ा जयराम रमेश की तरफ माइक घुमाते हैं, और फिर बिना जवाब दिए दोनों वहां से उड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सवाल लोकतंत्र में शासक पक्ष को पूछना चाहिए, पर दुख की बात है मीडिया से लेकर सभी लोग ज्यादा सवाल कांग्रेस को पूछ रहे, विपक्ष को पूछ रहे। ये किस तरीके का, हर चीज में सवाल कांग्रेस को पूछे। कांग्रेस क्या करेगी? अरे भाई, सत्ता में 11 साल से है। आप जो ओह, फ्रीज हो गए।
मनीष दोषी के साथ संपर्क में कुछ दिक्कत आई है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे बोलते बोलते अगर उनका ये व्यवधान दूर हो जाए तो शायद हम उनकी बात पूरी सुन पाएँ। नहीं, ठीक है, उनके लिंक में कुछ प्रॉब्लम है, हम उसको दूर करते हैं, तकनीकी ख़राबी है, उसको दूर करके जैसे ही वो हमारे साथ थ्रू होते हैं हम फ़ौरन उनके पास जाएंगे। के शर्मा, आपसे मैं सवाल पूछूंगा। सवाल ये है कि अमेरिका को लेकर के लगातार सरकार से सवाल पूछा जा रहा है और कांग्रेस एक ही सवाल पूछ रही है कि कैसे अमेरिका हमारा पापा बन गया। ये शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल ये है कि ट्रंप ने क्या कहा और उसके बाद वो यू टर्न मार लिया। मसला इस बात पर है, सवाल इस बात को लेकर के पूछा जा रहा है कि भारत इस पर अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा। भारत ने अमेरिका के दखल, उसकी मध्यस्थता, उसकी मदद, ट्रंप के बयान को लेकर अब तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। अनुराग जी, यदि मैं गलत नहीं हूं तो एमईए का बयान स्पष्ट रूप से आज से कम 4-5 दिन पहले आ चुका है और आप लोगों ने इसे चैनल पे भी चलाया। हाँ। अब एमईए हमारा विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय ने बड़ी स्पष्टता से उसका जवाब दे दिया। इसके बावजूद भी यदि किसी को समझ नहीं आ रही है और यदि उनकी सड़क छाप मानसिकता है और सड़क छाप मानसिकता की सोच है, अच्छे शब्दों का चयन की, कि वो सड़क पे उतर के तू मैं करें। हाँ। नहीं, मैं इस शब्द को इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि इस बोलने का एक पीछे एक मकसद है। हाँ। क्या अपेक्षा करते हैं कि हम जो भारत इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वो सड़क पे उतर के इस तरह की भाषा बोले कि तूने ऐसा क्यों ट्वीट कर दिया, तुमने ऐसा क्यों बोल दिया, इस तरह से बातें होंगी क्या? विदेश नीति की एक भाषा होती है, कूटनीति की एक भाषा होती है। भारत ने हर कुछ स्पष्ट किया। एमईए ने, हमारे जो विदेश मंत्रालय जिसकी जिम्मेदारी है, उसने स्पष्टता से कह दिया और बता दिया और हमारे विदेश मंत्री ने बयान देके बता दिया। इसके बावजूद यदि किसी को समझ नहीं आ रही है तो हम क्या करें बताइए? अमेरिका ने जिसने कहा उसने अपनी बात वापस भी ले ली। उसने कहा नहीं साहब, मैंने मध्यस्थता नहीं की। इसके बावजूद केवल इसलिए क्योंकि आपको देश के अंदर एक पाकिस्तान परस्त प्रोपोगंडा, भारत विरोधी प्रोपोगंडा बनाना है, तो आप उसी बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं। अभी मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले राहुल गांधी का आप यदि ट्वीट लाइन से देखें जी, तो क्या वो बोल रहे हैं? एक झूठ देश के विदेश मंत्री पर वो लगाते हैं और उसमें ये कहते हैं, जो कि स्पष्ट रूप से, मैं आज उसकी चर्चा भी कर दे रहा हूं, स्पष्ट रूप से कहा गया, भारत का ये स्टैंड रहा, प्रधानमंत्री से लेके तमाम लोगों का स्टैंड रहा कि हम पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पे हमला करेंगे, हम आतंकियों पे हमला करेंगे। और ये तो खुल के कह के मारा गया। और उसको, यहां पर बोरा साहब भी बैठे हैं और जो विदेश मंत्रालय और विदेश नीति को अच्छे से समझते हैं और वरिष्ठ लोग बैठे हैं। जब अमेरिका ने भी ओसामा बिन लादेन को मारा पाकिस्तान में, तो मारने के बाद पाकिस्तान को सूचना दी ना कि हम मार रहे हैं, हमने मार दिया है, हमने किसी सैनिक का उस पर कार्रवाई नहीं किया है, हमने आतंकी अड्डों पर किया। पहले सूचना यही तो कहा है उन्होंने, बाद में दे देते अमेरिका की तरह। नहीं, ये क्यों? हमने तो क्या कहा था? हमारा पहला स्टैंड क्या है? हमने कहा था ना कि हम आतंकी अड्डों को ध्वस्त करेंगे, हम आतंकियों को मारेंगे और घुसकर मारेंगे। यह बयान कब का है? हमने तो नहीं कहा कि हम युद्ध करने जा रहे हैं। और क्या जयशंकर जी ने यह बताया कि हम भावलपुर में घुस के इस कोठी में मारेंगे, इतने बजे मारेंगे, इस टाइम मारेंगे? क्या कहना चाहते हैं? जब भी आप आतंकी कार्रवाई करते हैं, हमारा स्टैंड क्या है? हम युद्ध तो करने गए दिन थे। हमने कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर रहे हैं और ये आतंकियों के विरुद्ध कर रहे हैं, ना किसी सिविलियन के विरुद्ध कर रहे हैं, ना हम किसी सेना के विरुद्ध कर रहे हैं। तो क्या गलत कहा है विदेश मंत्री ने? लेकिन उनको गद्दार कहना, उनको मुखबिर कहना, ये किसको कह रहे हो? ठीक है, अभी मेरे मित्र कांग्रेस के 2 लाइन बोले, वो इसी का मैं जवाब दे देता हूं। हाँ। उन्होंने कहा कि प्रश्न सत्ता से होनी चाहिए, अब हम विपक्ष से कर रहे हैं। अरे आपसे इसलिए किया जा रहा है कि आप
देश के भाजपा का विरोध करते करते, मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। हाँ। आप देश की सेना का विरोध करने लगे हैं। आप आकलन तो कीजिए अपने अंदर झांक के, आप क्या पूछ रहे हैं। के शर्मा जी हमारे अभी साथ ऑपरेशन मनीष सिंदूर दोषी चल जुड़ रहा है, चुके तब हैं। तक एक मिनट, हाँ, राहुल गांधी, मैं ये आपका डिबेट ओपन हो जाएगा सर, मैं उसी पूरे उस पे आ जाता हूं, इनकी जो बातें हैं उसी पे मैं आ रहा हूं जी। राहुल गांधी का ट्वीट क्या है? राहुल गांधी का ट्वीट ये है कि कितने एयरक्राफ्ट गिराए गए, कितने ये हुए। आप मुझे बताइए, सेना के डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने बताया कि अभी ऑपरेशन चल रहा है, अभी इस तरह किसी तरह की जानकारी देना देश के लिए हितकर नहीं है, और ये हर पूरे देश के, हर विश्व के हर देश के साथ होता है। लेकिन आपको इतनी बौखलाहट क्यों मची है, इतनी जल्दी क्यों, किस बात का? मैं इसलिए कहता हूं आप विदेशी षड्यंत्र के दबाव पे हैं। आप जॉर्ज सोरोस के जिन लोगों के संस्थाओं से संपर्क रहे हैं कांग्रेसियों के, और जो दिखे हैं, आप उस दबाव में हैं, आप उस चीन के दबाव में हैं, जिस चीन के पूरा विश्व में जो है उसका मुंह ओपन हो गया कि उसके जितने भी हथियार हैं वो सब बेकार हैं। अब उसको सही साबित करना है, इसलिए चीन के दबाव में, आप विदेशी षड्यंत्रकारियों के दबाव में, आप पाकिस्तान के दबाव में, आपको ये भारत विरोधी बयान जारी करने पड़ रहे हैं। ये आपकी मजबूरी बन गई है। आप खुद उलझन में हैं। आप सर्वदलीय बैठक जो जा रही है उसको कहते हैं, उसका विरोध करते हैं। यदि इतना विरोध करते हैं तो आप अपने डेलीगेशन में जा रहे हैं, उनको वापस ले लीजिए। आप क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि आप जिस दिन वापस लेंगे 140 करोड़ जनता आपको अभी जितना तो दरकिनार करके रखी है बाहर में सत्ता से, आप पूरे जीवन भर नहीं आओगे। हाँ, ठीक है। मैं राजनीतिक समझ में ठीक है मनीष दोषी जी, केवल आपको भारत को, आप आज एक बात क्या के समाप्त करता हूं, जयराम रमेश का एक बयान है आज, वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं देश को? क्या भारत इतना कमजोर देश है? भारत विश्व की बढ़ती हुई महाशक्ति है, आप कह रहे हो पंचर हो गया? ये आपकी भाषा है विदेश मंत्रालय यानी देश के संदर्भ में? आप किस माहौल पे हैं सर? आप कितना भारत विरोधी पंचर वाली मानसिकता से निकलना चाहिए। शर्मा आप सही देश के जनरल को गुंडा कह सकते हैं। आप बड़ी शंकर अय्यर जाकर मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान से सहायता मांग सकते हैं। आप जो है, जब चीन के सामने हमारी सेना खड़ी थी उस समय राहुल गांधी जाके जो है चीनी दूतावास में रात को डिनर कर रहे थे। 3 दिन तक इन्होंने मना किया, चौथे दिन चीनी दूतावास ने फोटो जारी कर दिया। ठीक है, सबने देखा। मनीष दोषी, तरह की कर्म ठीक करेंगे। है, मैं आता हूं के शर्मा जी, आता हूं। बहुत लंबी डिबेट है, आराम से आएंगे, बात करेंगे, सबको अपनी बात रखने का बराबर से मौका दूंगा। मनीष दोषी जी, आपका कुछ तकनीकी खामी की वजह से लिंक फेल हो गया था। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो डेलीगेशन गया है इसे कांग्रेस ने ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। ऐसा क्या है जो शशि थरूर की समझ में आ गया, बाकी कांग्रेस की समझ में नहीं आ रहा? नहीं, इसमें किसी और की बात से ज्यादा 11 साल तक आप देश में हैं, विपक्ष को गालियां दे रहे, कांग्रेस को कुछ ने अनाप शनाप बोल रहे। जब आप हर तरह पे विफल रहे, विश्व में आपने प्रवास तो बहुत किया, कहां विफल रहे, किस विफलता की बात कर रहे हैं आप? ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं क्या मनीष जी? नहीं, आप सुनिए मेरी बात। जैसे आपने शास्त्री जी को सुना, इतना थोड़ा सा सब्र करके नहीं, मैंने उन्हें भी टोका था, शर्मा जी को भी टोका था। मैं सिर्फ फेलियर की बात पूछ रहा हूँ। देखिए, मामला बहुत सेंसिटिव है, भी स्पेसिफिक होना पड़ेगा हमें ना, हम किस फेलियर की बात कर रहे हैं, आप बोलिए। नहीं, शर्मा जी ने तो भाषण दे दिया, मैं मेरी बात छोटी रखूंगा। बात सही है कि 11 साल में आपने देश में विपक्ष को गालियां दिया, सब किया, विश्व में आपने पूरा विश्व का घूम के आए। आपकी विदेश नीति क्या थी कोई तय नहीं करा, आप हर जगह पे, सब जगह पे घूम के आए। आपको विदेश में इतना आपने विश्व गुरु बन के आ गए, तब तो मोदी जी का विफलता आती है तो आप आ जाते हो। आप सर्वदलीय बैठक में नेतृत्व करने नहीं आते, प्राइम मिनिस्टर के रूप में आपकी जिम्मेदारी बनती है, वहां आप आपका सवाल बहुत जायज है मनीष दोषी जी, आप बोलेंगे जब तक आप बोलना चाहेंगे, लेकिन मेरा बस ये कहना है कि आपका सर्वदलीय बैठक पर सवाल बहुत जायज है कि प्रधानमंत्री उस बैठक में क्यों नहीं आए, लेकिन ये सवाल राहुल गांधी ने बैठक से निकलने के बाद क्यों नहीं उठाया? कांग्रेस को 4 दिन बाद क्यों याद आया कि प्रधानमंत्री नहीं थे सर्वदलीय बैठक में? नहीं, राहुल जी ने बात रखी थी। अच्छा, आपको ध्यान में मैं कह रहा हूं बहुत सम्मान के साथ, राहुल
जी ने बहुत स्पष्ट किया, खड़गे जी ने स्पष्ट किया, कांग्रेस का क्लियर कि भाई सेना जब है हमारी, हमारा पूर्ण सहयोग सरकार को है, सेना को है, हम पूरी तरह है, इसमें कोई दो राय नहीं। दल से ऊपर देश है और सेना के साथ पूर्ण समन्वय, सरकार जो भी पगला लेगी, हम आतंकवाद के खिलाफ जो भी होगी, क्योंकि हम आज 21 मई है, राजीव जी शहीद हुए, इंदिरा जी शहीद हुई, कांग्रेस को किसी राष्ट्र प्रेम का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। शास्त्री जी चिल्लाए डिबेट में, पर शास्त्री जी ये आपको बात होनी चाहिए, आप सैन्य का कौन सा सम्मान की बात कर रहे हो जो विजय शर्मा शाह जी बोल रहे हैं? आप एक शब्द तो बोलिए, देवड़ा जी के लिए तो बोलिए, बाल मुकुंद जी के लिए बोलिए, कौन सा आपका सेना प्रेम है? आप जब विफलता आती है सामने, राम गोपाल यादव जी का भी नाम ले दीजिए, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी का भी नाम ले दीजिए। मैं आपके साथ हूं, मैं इस वक्तव्य में आपके साथ हूं। इन सभी लोगों को पार्टी से बाहर किया जाना चाहिए, लेकिन राम गोपाल यादव जी का भी नाम ले दीजिए। मैं भाजपा को आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, विजय शाह के मुद्दे में भाजपा, विजय शाह को पार्टी से बाहर होना चाहिए। मैं कह रहा हूं विजय शाह को पार्टी से बाहर होना चाहिए, लेकिन राम गोपाल यादव जी के लिए भी कुछ कह दीजिए। मोदी जी मौन है, अमित शाह जी, अरे मैं तो कह रहा हूं इनको मौन भी नहीं रहना चाहिए, हमें इनसे तब तक सवाल पूछने चाहिए जब तक ये जवाब ना दे दें। लेकिन राम गोपाल यादव जी के बारे में भी तो बोल दीजिए दोषी जी। हम तो सब में कहते सेना का सम्मान रखने में जो भी किसी ने भी निवेदन दिया है अपमानजनक, तो इसके लिए जो भी पार्टी है इसको पगला लेना चाहिए। जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी ने बहुत पहले से कह दिया। आप देखिए विफलता आती है, सर्वदलीय विदेश में भेजते, इधर सेना का उपयोग करते, आप पोस्टर युद्ध कर रहे हो, आप कौन सी बात कर रहे हो? हमको कहते हैं राजनीति करना नहीं चाहिए, दूसरी ओर वो सब राजनीति के सिवा कुछ नहीं करते। अरे भाई सब्र कीजिए, 140 करोड़ की जनता का ठेका मत लीजिए, आपको पता है क्या हो रहा है देश में, सब लोग जान चुके हैं। आप राहुल गांधी, खड़गे जी कांग्रेस पे जो मुद्दा उठा रहे, आपको ये बात कहना चाहिए, ये तो आप उल्टा बोल रहे हैं मनीष जोशी जी। 140 करोड़ जनता का ठेका तो लेना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को, उनकी सरकार को लेना पड़ेगा, ठेका तो लेना पड़ेगा, इसीलिए तो प्रधानमंत्री बने हैं। नहीं, आपको बता दे, मैं नम्र भाव से शास्त्री जी को आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिनपिंग के साथ जुले पे आप जुलते थे, और सवाल कांग्रेस को पूछ रहे हो, राहुल गांधी की राष्ट्र नीति पे आप बात कर रहे हो। कांग्रेस का बहुत स्पष्ट है, राहुल जी ने बात पहले से संसद के पटल पे भी रखी कि चाइना किस तरीके हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। हाँ। तो आपने क्या किया? इसके साथ ढोकला खाया, झूले पे झूले, तब नहीं। आप भाजपा का और उसके बाद तो राहुल गांधी डिनर कर चुके हैं, अभी के शर्मा जी ने बताया। तो नहीं, के शर्मा जी तो जो भी भाजपा तो कुछ भी बता सके, इससे कोई लेना देना मुझे नहीं है। भाजपा की सत्तावार वेबसाइट पे पूरा है कि चाइना के साथ भाजपा का कितना नजदीक का प्रेम है, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में चाइनीज कंपनी ने कितना करोड़ रुपया दिया है, आज तक हिसाब नहीं, क्योंकि पीएम केयर फंड का हिसाब ही कोई नहीं मांग सकते, क्योंकि साहब को कोई सवाल ही नहीं पूछ सकते। ये सब मुद्दा इसलिए देश का मुद्दा है। आप पीएम केयर फंड में कितनी चाइनीज कंपनी ने पैसा दिया है? बीजेपी को चंदा दो धंधा लो में कितनी चाइनीज कंपनी ने पैसा दिया है? क्यों जवाब नहीं है आपका? चलिए ले लेते हैं जवाब के शर्मा जी से, अभी जवाब ले लेते हैं। के शर्मा जी संक्षिप्त रहिएगा, बाकी मेहमानों का भी रुख करता हूं। नहीं, मुझे आश्चर्य है कि ये उस प्रधानमंत्री कोष की बात कर रहे हैं जिस प्रधानमंत्री कोष में पहले नियम क्या था जानते हैं अनुराग जी? उसमें प्रधानमंत्री कोष में अनिवार्य रूप से कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष सदस्य होता था, जिसका कोई जो है सरकारी संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन उसको प्रधानमंत्री के उस प्रधानमंत्री कोष में कौन होता था मुख्य? कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वो अपने इच्छा से तय करता था। वो भ्रष्टाचारी पार्टी हमको बता रही है प्रधानमंत्री कोष। दूसरी बात, चाइना से पैक्ट किसने किया? अभी ये कह रहे हैं कि डोकलाम के समय का मैं जो कह रहा हूं वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। जनाब थोड़ा पढ़ के आइए। सदन के अंदर सुषमा स्वराज जी ने आपकी बखिया उघेड़ दी थी। राहुल गांधी का जवाब देते नहीं बन रहा था पूरे सरकार आपकी पार्टी को, जब वो गए थे चाइना के दूतावास पे। आपको कुछ नहीं पता है। ये सदन के अंदर ये लिखित में है वहां पर। और ये जो पैक्ट आपने किया था 2008 में, वो भी पूरे देश के सामने। क्या पैक्ट है वो? राजीव गांधी फाउंडेशन को कितने पैसे मिले हैं और क्या पैक्ट किया है चाइना से आपने? और दूसरा, मल्लिकार्जुन खड़गे, अभी आप कह रहे हो सेना का बड़ा सम्मान करते हैं। क्या बोला कल? छोटा मोटा युद्ध हुआ है,
छोटा मोटा युद्ध है ये आप सेना का सम्मान है। सेना के जनरल को गली का गुंडा बोलते आपको शर्म नहीं आती थी? ये आपके नेता थे ना। मुझे लगता है आपने एयर जब हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ तो आपने कहा सेना की खून की दलाली हो रही है। ये खून की दलाली का बयान किसका है? राहुल गांधी का है। ये सेना का सम्मान कर रहे थे आप। मुझे लगता है और आज भी मैं कह रहा हूं कि आप उस विदेशी षड्यंत्र के नीचे अब आपसे विदेशी षड्यंत्र के लोग आपको दबाव बना रहे हैं कि आप भारत विरोधी बयान दीजिए, देना ही पड़ेगा। अच्छा, ये खून की दलाली पुरानी बात हो गई, अब सिंदूर का सौदा कह रही है कांग्रेस इसको। नहीं सर, पुरानी। मैं अनुराग जी एक बात कहकर समाप्त कर, यदि आपने हत्या की भले 10 साल पहले की हो, आप उस हत्या से बच नहीं सकते। ठीक है, भले उस समय जांच न हुई हो। ठीक है, मुझे लगता है आपने किसी की भी हत्या की है तो आप हत्या के दोषी हैं। ठीक है, बीजेपी आप उससे बच नहीं सकते सर। ठीक है अनुराग जी, ठीक है, कोई भी हत्या करके नहीं बच सकता। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, पिछले 15 मिनट से आप दोनों आपस में बात कर रहे हैं। बाकी मेहमान भी गणमान्य मेहमान है, मैं सभी को लाता हूं। दीपक वोरा साहब, क्या जैसे कि कांग्रेस विदेश नीति पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि विदेश नीति पंचर हो गई, छोटा मोटा युद्ध बताया जा रहा है इसको, आपसे बेहतर इस पूरे पैनल में विदेश नीति को समझने और समझाने वाला व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि आप कई देशों में हमारे एम्बेसडर रह चुके हैं सर। तो विद ड्यू रेस्पेक्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई में हमारी विदेश नीति पंचर हो गई है? ऑलराइट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्षमा चाहता हूं कि आपके साथ स्टूडियो में नहीं हूं, लेकिन जब आपके साथ होता हूं ना, ऊर्जा बहुत मिलती है मुझे आपसे। यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट, और आपका चैनल तो बेमिसाल है। बट नेक्स्ट टाइम इन योर स्टूडियो सर। मुझे 52 साल हो गए हैं कूटनीति में। आप लोगों का मीडिया में काम होता है क्या हुआ है, हमारी ट्रेनिंग ये होती है समझना क्यों हुआ है। अभी जिक्र किया कि पीएम साहब पिंग पोंग से टिंगलिंग से 18 बार मिले, क्यों मिले सर? फिर आप वो गए थे आतंकिस्तान, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से मिले, क्यों मिले सर? इसकी आलोचना करने के बजाय समझने की हम कोशिश करते हैं कि वो गए थे कहने के लिए भाई देखिए अगर हम अपने द्विपक्षीय संबंध मजबूत करें, सही करें, मैं आया हूँ खुद ये संदेश लेकर, लेकिन वो जवाब सही नहीं देते तो हम समझ जाते हैं इनसे निपटने का कोई दूसरा तरीका हमें अपनाना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ हमारी कूटनीति के बारे में सर, और मैं बहुत संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ सर। 120 देश हैं जिनको हम कहते हैं ग्लोबल साउथ, यानी ये विकासशील देश हैं, और हर साल प्राइम मिनिस्टर इनकी एक वर्चुअल मीटिंग करते हैं। G20 का शिखर सम्मेलन हुआ, लेकिन उसके बाद क्या, ये फिर हम बताते हैं। और ये G20 के शिखर सम्मेलन के बाद जो ये ग्लोबल साउथ के 120 विकासशील देश हैं, ये सब कहते हैं, और सब मैं बड़े ध्यान से ये बात कह रहा हूँ, मैं तो इन टच रहता हूँ, 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूँ, मैं इनको वो मुझसे यही कहते हैं कि हम भारत पे भरोसा करते हैं सर। इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर भरोसा नहीं है तो कुछ नहीं है। अंग्रेजी में एक मैं चीज़ बता देता हूँ, लोग चाइना की तारीफ करते हैं फॉरेन अफेयर्स में, चाइना इज सस्पेक्टेड, इंडिया इज रिस्पेक्टेड सर। बहुत भरोसा हम पे करते हैं क्योंकि हमने कभी भी किसी को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं की। अब जो हमारी ये जो डेलीगेशन जा रहा है सर, पहला मेरा ख्याल आज या कल जाएगा, ये 4 देशों में जा सके, चारों में मैं रहा हूँ। यूएई में जा रहे हैं सर, जिसको बहुत डर लगता है आतंक से। फिर ये जा रहे हैं सर सिएरा लोन, लाइबेरिया और डेमोक्रेटिक कॉन्गो, मैं वहां रहा हूं सर। आई कैनॉट इवन टेल यू कि आतंक ने क्या हालत कर दी सी उन देशों की सर। 8 साल के बच्चे को गोली ड्रग्स दे के बंदूक दी, बोल अपनी माँ को मार दे, बाप को मार दे, ये चलता रहा था। और डेमोक्रेटिक कॉन्गो तो आज दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र है। हम वहीं जा रहे हैं उनको बताने के लिए कि हमारी लड़ाई किसी देश के अगेंस्ट नहीं है, हमारी लड़ाई आतंक के अगेंस्ट है। हम उनके नेताओं से मिलेंगे, उनके ओपिनियन मेकर से मिलेंगे, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे सर, वो वेलकम करते हैं कि भारत अकेला इस समय सबसे आगे जा रहा है आतंक के अगेंस्ट। प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा, पाकिस्तानी आतंकियों को मारेंगे, उन्होंने कहा आतंक को जड़ से मिटा देंगे, और वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं लोग। मेरी बात मानिएगा सर, मैं जिन लीडर से बात करता हूँ, एक स्पिन ऑफ बेनिफिट सर, जब ये सब खत्म हो गया, हमने जो एस्टिमेट किया है, मैं डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूँ, 15 बिलियन में 9 शून्य होते हैं, $15 बिलियन का पाकिस्तान को नुकसान हुआ ये 4 दिन में। और एक रक्षा मंत्री
ये जो 3 देशों में मैं स्पेशल एडवाइजर हूँ, मुझे फ़ोन करके कहते हैं मिस्टर एम्बेसडर वेयर कैन आई गेट द ब्रह्मोस। मैंने कहा आपको क्या ज़रूरत है ब्रह्मोस की, लेकिन इतना ये बात फैल गई है कि भारत ने ऐसे हथियार बनाए हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। ये एक अनइंटेंडेड बेनिफिट होता है। फाइनली ये कहूँगा सर, जो हमने जंग किया था ये भी हम समझाएंगे। एक तो हमारी तीनों सर्विसेज उसमें शामिल थी, हमारे साइबर सिक्योरिटी वाले उसमें शामिल थे सर, हमारी BSF थे, हमारी एयरफोर्स थी, हमने बियॉन्ड विजुअल रेंज फायर किया, हमने ग्राउंड से मिसाइल फायर की, और सर जो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, स्पेस अंतरिक्ष से हमारा नेविक सिस्टम, गाइडेंस सिस्टम, वो हमारी मदद कर रहा था। इसका मतलब सब तरफ से हमने ये साबित कर दिया है कि हमारा इंटीग्रेटेड डिफेंस कोई तोड़ नहीं सकता उसको सर। ये आज मैं 6 फुट 2 इंच का 6 फुट 8 इंच का हो जाता हूं सर जब मैं ये पढ़ता हूं। और आपको देखकर हम 10 इंच के हो जाते हैं सर, जब 5 फुट 10 इंच की हाइट तो मेरी है, और मैं 6 फुट 10 इंच का हो जाता हूं जब आप मेरे पैनल में होते हैं और देश की शौर्य गाथा को इस आकलन के साथ सुनाते हैं कि एक एक तथ्य को हम जांच सकते हैं, परख सकते हैं। घनश्याम तिवारी जी, कांग्रेस का कहना है कि ये डेलीगेशन इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि ध्यान भटकाने की सरकार की तरफ से कोशिश है। क्या आप भी ये मानते हैं इसीलिए इस डेलीगेशन में समाजवादी पार्टी से कोई प्रतिनिधि नहीं है? नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 बातें हैं। मुझे लगता है कुछ झूठ आप लगातार दोहराते जा रहे हैं, उसको पहले प्रस्तुत करना है। कल से आपके बहस में मैंने कहा कि आप डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान दिखाइए जिसमें वो मुकर गए, आपने आज तक नहीं दिखाया, 24 घंटे हो चुके हैं। अच्छा। दूसरा, कल से आप बीच मत टोकिएगा प्लीज। अच्छा, बोलिए। हाँ, मैं ऐसे बहस नहीं कर सकता। आपके झूठों के कुछ सिलसिलों को मैं सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि आप एंकर हैं या प्रवक्ता हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। जान भी नहीं। दूसरी बात, बोलिए। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के किसी सांसद को नहीं बुलाया गया। मैं किरण रिजिजू का बयान देख रहा था जहां पे राजीव राय का नाम है। दूसरा झूठ, कल आपने क्यों नहीं बताया राजीव राय का नाम? मैंने इसीलिए आज आपसे सवाल पूछा। अनुराग मुस्कान, मैंने आज आपसे इसीलिए सवाल दोबारा पूछा। कल मैं आपसे 10 मिनट तक पूछता रहा कि समाजवादी पार्टी से कौन प्रतिनिधि इसमें शामिल है, आपने नाम नहीं बताया। अनुराग मुस्कान, क्या आप पढ़कर नहीं आए थे या फिर आपको जानकारी के लिए मैं नहीं आया हूं? अच्छा बोलिए। आपके फेक न्यूज का एनालिसिस करने के लिए नहीं आया। अच्छा बोलिए, प्लीज मुझे बात करने दीजिए। अगर आप बात नहीं रखने देना चाहते तो मैं बहस छोड़ सकता हूं, लेकिन अगर आप मेरे गणमान्य मेहमान हैं सर, मैं पहली बात आपके दर्शकों के सामने आपके फेक न्यूज को प्रस्तुत करना चाहता हूं। कल से आप एक फेक न्यूज चला रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बयान वापस ले लिया, अभी तक नहीं दिखाया आपने। कल से आप फेक न्यूज चला रहे हैं कि समाजवादी पार्टी किसी को बुलाया नहीं गया। कल से आप तरह तरह की फेक न्यूज, अभी आप थोड़े समय में एक्टिविस्ट बन गए, बोले रामगोपाल यादव जी के बारे में आपने बोला। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है देश शर्मसार है। अगर आप इतने ज्यादा एक्टिविस्ट हैं तो जाइए और जाकर के सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाइए। नहीं, एक बात बताइए, विजय शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी, गया था क्या? माननीय कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। नहीं, फिर से क्या होता है? बात कर रहे ना, बात कीजिए। आपको टोकने का क्या जरूरत है? लड़ाई पड़ गया, भूल जाएंगे क्या? मैं बीच में टोक दूंगा तो भूल जाएंगे क्या? अरे मैं कह रहा हूं आपसे कि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। रामगोपाल यादव जी के मामले में क्यों जो कोई जाता, विजय शाह के मामले में भी कोई नहीं गया था सुप्रीम कोर्ट। आप मुझे अपनी बात रखने दीजिए। हाँ, रखिए। जब के शर्मा यहां बहादुरी की बात कर रहे थे तो भूल जाते हैं कि जून में प्रधानमंत्री जी ने कुछ साल पहले कहा था कि चीन की सीमा से कोई नहीं घुसा था जब हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। अभी भी प्रधानमंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। न भारत की मीडिया वो डिमांड कर रही है, न संसद में बहस होनी चाहिए इसके बारे में कोई चर्चा हो रही है। चीन के ऊपर बड़ी बड़ी टिप्पणी करने वाले के शर्मा ये नहीं बताते हैं कि $100 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट है। गलवान में चीन ने जो गुस्ताखी की, जिसमें हमारे सेना के पराक्रमी जवान शहीद हुए, उसके बावजूद $100 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट है। और आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने चीन का बॉयकॉट करने का मुहिम नहीं छेड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, उसमें कितना खोखलापन है, उसी से साबित होता है कि आज तक विजय शाह से इस्तीफा नहीं मांगा गया, आज तक देवड़ा से इस्तीफा नहीं मांगा गया। और इनके लोग, अगर हमारा डेलीगेशन जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि भाई आप तो कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र, भारत का सेक्युलरिज्म हमारी ताकत है, तो वो बटेंगे कटेंगे वाले लोग कहां हैं? वो कौन कहता था कि बटेंगे कटेंगे? और पूरा भारतीय जनता पार्टी बटेंगे कटेंगे का राग अलाप रहा था। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खोखलेपन के का कोई पैमाना नहीं है, यहां उसका कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन इस बात का है कि वैश्विक पटल पर पाकिस्तान, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया उसके बाद से पाकिस्तान एक आतंकवादी देश नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्रेड पार्टनर के रूप में दिखाई दे रहा है।
और देश के समस्त सांसद एक साथ जाकर के दुनिया भर में बता रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है। जो पिछले 10-11 साल से प्रधानमंत्री अपने चेहरे को विदेश नीति मान रहे थे, आज देश के सामने साबित हो गया कि देश की संसद, देश का संविधान, देश की मिली जुली ताकत हमारी विदेश नीति है, ना कि प्रधानमंत्री का मुखौटा और उनकी कीर्तन मंडली। कीर्तन मंडली के शर्मा, कीर्तन मंडली, देश की शौर्य गाथा गाना, कीर्तन मंडली। छलनी भी बोले, ये उस पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं जिस पार्टी के संस्थापक इस देश के रक्षा मंत्री रहे हैं। नहीं, वो तो क्या रहे वो तो सबको पता है सर। मैं बताता हूं, अभी 3 दिन पहले घनश्याम शायद तिवारी पढ़ के आए हैं, नहीं पढ़ के आए मुझे नहीं पता, अखिलेश यादव ने अमेठी में एक बयान दिया है, और वो बयान ये है कि ये जो तिरंगा यात्रा पे उनसे प्रश्न थी, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि जश्न तो जीत की मनाई जाती है ना, सीज की थोड़ी ना मनाई जाती। ये अखिलेश यादव की सोच है, ये समाजवादी पार्टी की सोच है कि इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना को विजय नहीं मिला है। ये कह रहे हैं कि जीत तो विजय की मनाई जाती है, जीत की होती है, विजय जो होती है ये तो सीज है, ये तो विजय ही नहीं मानते। इनका चश्मा तो गद्दारों से भी ज्यादा बुरा चश्मा है। इनकी सोच चश्मा तो आपने पहन रखा है, तभी ये चश्मा भी चीन का बना होगा। जो आपने चश्मा पहना हुआ है ना, ये भी चश्मा चीन का बना हुआ है। मेड इन चाइना चश्मा पहन के मत बोलिए के शर्मा, मेड इन चाइना चश्मा पहन के मत बोलिए के शर्मा, मेड इन चाइना चश्मा पहन के मत बोलिए सर। आप चिंता नहीं, आप बकवास कर रहे हैं, बीच में बोलिए थोड़ा सा। आप चीन वाला सवाल, घनश्याम तिवारी का चीन वाले सवाल का जवाब दे दीजिए। ठीक है, मैं घनश्याम तिवारी आपके सवाल का जवाब ले रहा हूँ। मेड इन चाइना चश्मा पहन, ठीक है, आप चौथी बार दोहरा रहे हैं। एक बार 2 बार मैंने बोलने दिया, अच्छी बात थी, बोलने दिया मैंने। चुटकियां भी चलती है कई बार डिबेट में, मैंने घनश्याम तिवारी जी बोलने दिया। अब शांत हो जाइए, हो गया। के शर्मा जी का चश्मा मेड इन चाइना है, आपने बोल दिया, चलिए। नहीं, अपनी बात रखिए। कभी किसी को सड़क छाप बोलते हैं, कभी किसी को गद्दार। आप भी तो कीर्तन और मुखौटा बोल रहे हैं ना, आपकी भी बात सुनी गई ना। आप भी देश की शौर्य गाथा को कीर्तन मंडली बोल रहे हैं ना, आपकी भी बात सुनी गई ना। वो सड़क छाप से भी ज्यादा घटिया शब्द है। वो इस डेलीगेशन को कीर्तन मंडली कहना, सरकार अगर एमईए प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, अगर सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, आप उसे कीर्तन मंडली कह रहे हैं, वो सड़क छाप से भी ज्यादा घटिया शब्द। मुस्कान, ठीक है, आपके फेक न्यूज का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। नहीं, मेरा नहीं होगा। आपके हिसाब से न्यूज नहीं चलाऊंगा सर मैं। समाजवादी पार्टी के हिसाब से खबरें नहीं चलेंगी जी न्यूज पर। देश हित के हिसाब से चलेंगी, राष्ट्रवाद के हिसाब से चलेंगी, तथ्यों के हिसाब से चलेंगी, सत्य के हिसाब से चलेंगी। आप लोग सीज फायर कह रहे हैं, इस देश की सरकार ने, देश की सेना ने सीज फायर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। घनश्याम तिवारी, आपका झूठ तो यही साफ हो जाता है। सीज फायर शब्द लाए कहां से आप लोग? क्या इस देश की सरकार ने सीज फायर कहा? क्या इस देश की सेना ने सीज फायर कहा? कहां से आ गया सीज फायर? फेक न्यूज तो आप चला रहे हैं। खैर, के शर्मा जी बात पूरी कीजिए। घनश्याम तिवारी जी, आता हूं, बहुत समय अपने पास, आता हूं। फेक न्यूज देश हित नहीं होता है। हाँ, ठीक है। मैं देखिए, बाकायदा मैंने अखिलेश यादव के उस बयान को कोट किया है जो उन्होंने कहा, पत्रकारों के बीच उन्होंने बोला है सर। पत्रकारों के लिए आप चला भी सकते हैं अपने यहाँ। हाँ, तो वो खुद नहीं मानते हैं कि ये जीत है, तो वो बकाया इस रूप में भारत का सम्मान कैसे करेंगे? उनको तो गाली देना है देश को, देश की सेना को अपमानित करना है, और यही काम प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने किया। मैं चीन के मामले पे इनसे कहना चाहता हूं कि जो 20 लोग हमारे शहीद हुए, चाइना के तो 50 से ज्यादा शहीद हुए, वो तो बोला नहीं। आप कह रहे हैं कि उस समय कुछ नहीं हो रहा था। क्या हो रहा था सीमा पर? क्या हो रहा था? यदि वो सीमा के अंदर होते तो ये झड़प होती। ये झड़प तो सीमा पर थी ना। लेकिन इनको क्या है, भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाना है, क्योंकि विदेशी षड्यंत्रकारियों का दबाव बना हुआ है। उनके एजेंडे को कैसे यहां लागू करेंगे? इसीलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये जीत नहीं है, ये जो विदेशी एजेंडा है, जो पाकिस्तानी एजेंडा है, ये उसका फल है सर। ऐसी शब्दावली निकलने का कोई देश भारत के अंदर बैठ के भारत की सेना को अपमानित कर सकता है क्या? वो इस चीज में कर सकता है कि उसकी नैरेटिव कोई पकड़ के बैठा हो। और इन लोग की जो नैरेटिव पकड़ी गई है, वो पकड़ी हुई वो वोट बैंक है सर। वो वोट बैंक है, और एक विदेशी षड्यंत्रकारियों का दबाव बना हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कम से कम समाजवादी पार्टी को तो बोलने का हक बिल्कुल नहीं है। और इनको लगेगा कीर्तन मंडली, क्योंकि इनके यहां एक परिवार के नीचे ही कीर्तन करना पड़ता है, वहीं झांझ बजाना पड़ता है। अभी ये जो बैठे हैं ना तिवारी जी, ये यदि अखिलेश यादव के विरुद्ध उसके बयान पर एक शब्द बोल दे तो मैं मान जाऊं, दूसरे दिन इनकी नौकरी खाली हो जाएगी। ये बोल नहीं पाएंगे।
एक शब्द अखिलेश यादव के विरुद्ध, जो कि ऐसा घिनौना बयान है देश की सेना के विरुद्ध, एक शब्द नहीं निकलेगा घनश्याम तिवारी के मुंह से, क्योंकि इनकी नौकरी चली जाएगी। इनको झांझ बजाना पड़ता है एक परिवार का, इसलिए इनकी ये सोच होती है। मैं पुनः कह रहा हूं आपको कि ये लोग आज भी भारत को कैसे नीचा दिखाएं, सेना को कैसे नीचा दिखाएं, कैसे भारत की इस पूरी पराक्रम सेना के पराक्रम को कमजोर करके दिखाएं, भविष्य स्तर पर जो प्रोपेगेंडा कैसे फैलाएं, ये इसके मास्टर हैं। इसका इन लोगों ने सुपारी लेके बैठे हुए हैं ये लोग। ठीक है, मैं लौटता हूं, घनश्याम तिवारी आपके पास भी आता हूं सर। और इसीलिए देखिए, जयशंकर जी का अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूं। किसी ने नहीं बोला, एक वाक्य बोला, 6 दिन बाद इनकी हाथ टूटती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये झांझ बजाने वाले जो एक परिवारवादी पार्टी के लोग हैं ना, वो हमें सिखाएं। आ रहा हूं मनीष जी, आपके पास भी आ रहा हूं। पहले घनश्याम तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे, बोलिए घनश्याम तिवारी जी बोलिए। के शर्मा कह रहे हैं कि $100 बिलियन चाइना को जो ट्रेड डेफिसिट है ये इनकी उपलब्धि है। 20 बार शी जिनपिंग से मिलना इनकी उपलब्धि है। जो हमारे शहीद हुए के शर्मा कह रहे हैं कोई नहीं आया। मेड इन चाइना का चश्मा उतारिए, मेड इन चाइना का चश्मा उतारिए, गद्दारी करते हो, मेड इन चाइना का चश्मा उतारिए के शर्मा ने मेड इन चाइना का चश्मा उतारिए, नहीं बोला कि इससे आपका प्रमोशन नहीं हो जाएगा। मेड इन चाइना का चश्मा उतारिए और ये देखिए घनश्याम तिवारी जो उन्होंने कहा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान को दीपक वोरा साहब ने भी चश्मा पहन लिया है। मैं आपको बता दूं घनश्याम तिवारी कि अब दीपक वोरा जी ने भी चश्मा पहन लिया है। अरे दीपक वोरा ने $100 बिलियन का ट्रेड चाइना को नहीं दिया है। हाँ, इनकी सरकार ने दिया है, के शर्मा की सरकार ने दिया है। $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट, उसी से ड्रोन आता है, उसी से वो जहाज आते हैं, भारत पर हमला होता है और उसी झूले पर प्रधानमंत्री झूलते हैं, कोई नहीं आया। ये चीन से ट्रेड कब से हो रहा है? इनसे पूछिए अनुराग जी, इनसे पूछिए अनुराग जी, मुख्य बिंदु पे आइए। आपका सवाल सुन रहे हैं। चीन से ट्रेड कब से हो रहा है? हिंदी चीनी भाई भाई का नारा इन्हीं के साथ के लोग लगा रहे थे ना। मुख्य बिंदु पे आइए। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा किसने लगाया इस देश में? झूला तो आप ढोकला आप खा रहे थे। और ये ट्रेड किससे हो रहा है? ठीक है, जब आप यूपीए सरकार में सहयोगी थे तब ट्रेड बंद था क्या? ठीक है, नहीं ढोकला नहीं, आप मुझे बताइए, जब आप इसी यूपीए सरकार में थे तब चीन आपने चीन से पैकेट बंद करा दिया था क्या आपने? आपकी थरथरी हिलती थी सर, $100 बिलियन आपकी थरथरी हिलती थी। आप दूसरों को $26 का ट्रेड देने के लिए 11 के बाद एक लाइन, एक शब्द नहीं बोल पाए, मत भूलिएगा, एक शब्द नहीं बोल पाए। $100 बिलियन आप बता रहे हो बैठ के, आगे बढ़ता हूं और भी मेहमान हमारे साथ तुष्टिकरण की राजनीति बंद कर लो। मेरे साथ ऋतुराज झा और बालचंद्र कांगो भी हैं, लेकिन उससे पहले मैं राजकिशोर जी का रुख करता हूं। ठीक है ठीक है ठीक है, एक और चश्मा लगाए हुए गणमान्य मेहमान हमारे साथ हैं, राजकिशोर जी। राजकिशोर जी, मुझे नहीं पता आपका चश्मा मेड इन चाइना है, मेड इन जर्मनी है, मेड इन इंडिया कहाँ का है, लेकिन मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछने वाला हूं। पाकिस्तान के मीडिया में और वहां के सोशल मीडिया में बिलावल भुट्टो को बिल्लो रानी कहकर के वो मजाक उड़ाया जा रहा है कि भाई ये बिल्लो रानी हमारी जो है वो शशि थरूर का कैसे मुकाबला करेगी जब इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाएंगे, क्योंकि उनका भी डेलीगेशन जा रहा है जैसे हमारा जा रहा है। तो कहां तो हमारे डेलीगेशन से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है, बिलावल भुट्टो को बिल्लो रानी कहकर वहां संबोधित किया जा रहा है, और यहां हमारे ही देश की राजनीतिक पार्टियां उसी डेलीगेशन पर सवाल उठा रही हैं। दरअसल अनुराग जी, मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आ रही है कि मतलब वाकई जिस समय ये सब हुआ, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, कांग्रेस या तमाम विपक्षी दल जो थे सब एक प्लेटफॉर्म पर खड़े दिखाई पड़े। छिटपुट बयानबाजी होती रहती है, अलग बात है, वो एक बहुत अच्छा संकेत था, गेस्चर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ये क्या मतलब हताशा है या ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसका चुनाव में फायदा ले सकती है, जो भी इसके पीछे कारण हो। लेकिन कांग्रेस, मतलब खासतौर से मैं कांग्रेस की बात करूंगा, उसमें पी चिदम्बरम, शशि थरूर तो जा रहे हैं, उनको आप जाने दीजिए, पी चिदम्बरम और उसके साथ साथ में सलमान खुर्शीद, जिन लोगों का इंटरनेशनल एक्सपोजर है, जो वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस की भाषा में जो ओल्ड गार्ड हैं, उनसे क्या इस मामले में चर्चा की गई क्या? शशि थरूर जैसा व्यक्ति जो यूनाइटेड नेशन का चुनाव लड़ता हो, जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद का भी चुनाव जिसने लड़ा हो, अच्छा इस समय वो एमईए के जो है, मतलब जो है संसदीय समिति है, उसके भी चेयरमैन हैं। अब ऐसी स्थिति में उनसे बेहतर कोई नाम हो सकता था क्या? इसको लेकर कांग्रेस आरोप लगा सकती है, कांग्रेस ने किस किस के नाम दिए और उनका इतिहास क्या है? मैं बता दूंगा। गोगे ठीक है, जाने। तो मतलब मेरा बस कहने का आशय था कि क्या सलमान खुर्शीद ने कहा, क्या पी चिदम्बरम ने कहा, मुझे समस्या वहां पर नजर आ रही है कि जो कम से कम राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो तमाम लोग हैं,
अब आप बताइए कि ऐसे समय में ये क्या कहने की जरूरत थी कि ये छिटपुट है? अरे भाई, इतनी संघारक क्षमता जो भारत ने दिखाई है, अभी दीपक बोरा सर जो बात कह रहे थे कि कूटनीति में होता, मैं उनसे ज्यादा तो खैर नहीं बोल सकता इस पे, लेकिन एक बात तो साफ साफ समझ में आ रही है ना यहाँ पर कि कम से कम कोई भी 26/11 के बाद जिस तरीके से शर्म अल शेख हो गया था, उसमें पाकिस्तान जिसने यहाँ पर आतंकवाद को पूरी तरीके से ना पनपाया और यहाँ पर मुंबई में जाकर हमला बोला, आपने वहां जाकर शर्म अल शेख में बता दिया कि पाकिस्तान भी आतंकवाद का शिकार है। मतलब कोई कार्रवाई करना। अभी घनश्याम तिवारी जी की पार्टी के सबसे बड़े नेता, उस समय पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह, जिनकी आप चर्चा कर रहे थे, आपको याद है वो यहाँ पर थे, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि सरकार कायर है। मैं रक्षा मंत्री होता तो वायुसेना का इस्तेमाल करवाता और वहां पर हमला बुलवाता। मुझे लगता है कि ये जो पूरे देशवासियों के जो सेंटिमेंट्स हैं, वो राजनीति में मुझे लगता है पता नहीं कैसे उनको किनारे कर दिया जाता है। ये मेरी समझ से परे आ रहा है, क्योंकि जो किया है सेनाओं ने और जो सेना कर पाई, इसके पीछे लंबी तैयारियां रही हैं और उन तैयारियों को जिस तरीके से परिमार्जित किया गया, जमीन पर लाया गया। लेकिन अभी एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही थी कि क्या मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं कहा, तो दोहा कतर में कहा ही है अनुराग जी। वो तो उन्होंने कहा कि मतलब मैंने दोनों देशों के बीच में जो है मदद की, मध्यस्थता पर ये बयान देख पाए ना, पता नहीं, मतलब वो दोहा कतर में थे और मतलब वो मुझे मालूम नहीं, वो तो खबरों में अभी वो गूगल करेंगे, सब करेंगे तो उनको मिल जाएगा। मुझे भी लगा कि ये मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, तमाम अखबारों में खबर कहां से आ गई, चैनल्स में कहां से आ गई, इस पर चर्चा हुई है, फिर मैंने अभी फिर गूगल करके देखा तो फिर से भी आ गई खबर। तो अब खैर मतलब मैं किसी का खंडन या प्रतिवाद करने के लिए नहीं हूं। घनश्याम जी की अपनी राजनीति, हाँ, बीजेपी की तरफ से अगर कोई एक कमजोरी सबसे बड़ी हुई है तो मुझे लगता है कि वो विजय शाह के बयान को लेकर जिस तरीके का सख्त रुख दिखाना चाहिए था, वो दिखाने में नाकाम रहे हैं निश्चित तौर पे। और वैसे एक बात और आपको बता दूं, जो दूसरे देवड़ा जी की जो बात हो रही, उनका बयान तो बिल्कुल गलत तरीके से पेश किया गया, क्योंकि मैं यहां पर किसी का पक्ष और विपक्ष लेने नहीं आया, लेकिन हाँ, विजय शाह के मसले पर निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मसले पर, मैं कहूंगा उनको जो राजनीतिक लाभ हो सकता था उसमें वहां उनको नुकसान हुआ। पर सेना को यह कहना कि यह छिटपुट युद्ध है और ये जो डेलीगेशन को लेकर जिस तरीके की राजनीति चल रही है, यह निश्चित तौर पर विपक्ष अपना ही नुकसान कर रहा है। बाकी जो सांसद जा रहे हैं, जो उसको जाते, मैं कह रहा हूं राजीव राय भी जाएंगे वहां पर, तो देशवासी होकर जाएंगे, भारतीय होकर जाएंगे। शशि थरूर जा रहे हैं और वो जब जाएंगे तो भारत की बात, भारत का आदमी भारत की बात ही रखेगा अनुराग जी। लेकिन ये पता नहीं किस क्लाइंटल को, किस राजनीति को एड्रेस करने की कोशिश हो रही है, ये मेरी समझ से परे और मुझे लगता है कि इसका बहुत ज्यादा नुकसान विपक्ष को। आपके जैसा वरिष्ठ पत्रकार भी फेल हो गया विपक्ष की राजनीति समझने में, तो फिर मैं तो बहुत छोटा हूं इस मामले में। नहीं, मैं इसमें कहूं, मुझे लगता है कि ये बात समझने में राहुल गांधी खुद फेल हो रहे हैं, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, मैं ए के वाजपेयी साहब का रुख करूं, उससे पहले भालचंद्र कांगो साहब हमारे साथ है। भालचंद्र कांगो जी, आपको कितनी जायज लगी राजकिशोर जी की बात कि जब देश को रिप्रेजेंट करने की बात है तो फिर राजनीति से इतर केवल राष्ट्रवाद होना चाहिए सबके मन में, और इसको ना मुखौटा कहिए, ना कीर्तन मंडली कहिए, ना कहिए कि ध्यान भटकाने की कोशिश है। आप अपने देश की शौर्य गाथा और अपने देश की विदेश नीति को पूरे विश्व को बताने के लिए जा रहे हैं। इसमें आप पार्टी नहीं हैं, आप हिंदुस्तानी हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि युद्ध नीति में टेक्नोलॉजी का महत्व बढ़ गया है और हमारे सेना ने बता दिया है कि हम टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करने के लिए किसी से कम नहीं है। उसके लिए सेना को सलाम करना जरूरी है, ऐसा मैं समझता हूं। जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उन्होंने करके आतंकी हमले किए हैं, मैं समझता हूं हमारे देश का अभिमान उससे बढ़ गया है। साथ साथ ये भी बात बताना चाहता हूं, हमारे पार्टी ने बयान दिया है कि ऑल पार्टी मीटिंग में, ऑल पार्टी मीटिंग में हमको नहीं बुलाया गया। ऑल पार्टी मीटिंग में हमारे पार्टी को बुलाया नहीं गया। हमारे पार्टी को नहीं, सिर्फ कश्मीर, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट की किसी पार्टी को नहीं बुलाया गया। फिर ऑल पार्टी मीटिंग, ऑल पार्टी डेलीगेशन लेने की बात है, उसके अंदर भी डेलीगेशन में भी कुछ चुने गुने पार्टी को बताया गया। और उसके अंदर भी मैं बताना चाहता हूं कि टीएमसी के प्रेसिडेंट से, मतलब ममता बनर्जी से बात होने के बाद उन्होंने अपना नुमाइंदा बदला, तो ये कांग्रेस के साथ भी वो कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किया। तो बीजेपी ये युद्ध का फायदा उठाकर राजनीति करने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस उनके ट्रैप में अटक रही है, ऐसा मुझे लगता है। उसके लिए अभी जो सब बहस दिख रहा था, वो बहस जो है, वो बहस जो है, वो मैं ये समझ नहीं था कि देश की बहस है। आप राजकिशोर जी के निवेदन पर मैं नाम बता देता हूं। सुनिए, भालचंद्र कांगो जी, करने की बहस चल रही है भालचंद्र कांगो जी, और उसके लिए मुझे लगता है
आप बिना नाम जाने अगर कांग्रेस को क्लीन चिट दे रहे हैं तो मैं नाम बता दूं कि कांग्रेस की तरफ से 4 नाम कौन कौन से गए थे और उनका इतिहास क्या है। नासिर हुसैन का नाम कांग्रेस ने दिया था सर, ये कर्नाटक से राज्यसभा के सदस्य हैं जिनकी जीत पर पाकिस्तान जिंदाबाद के वहां नारे लगे थे। दूसरा नाम है गौरव गोगोई का सर, इनकी पत्नी की नागरिकता को लेकर के असम में केस चल रहा है और इनकी नागरिकता पर भी सवाल है। दूसरा नाम इनका था। तीसरा नाम आनंद शर्मा का था, जिनको राज्यसभा भेजने के लिए इस बार कांग्रेस ने खुद लायक नहीं समझा। उनकी विदेश नीति पर कितनी पकड़ है मैं नहीं जानता, मैं हो सकता है ज्ञान शून्य हूं। और चौथा जो नाम दिया गया था सर अमर सिंह का, उसे शामिल किया गया है, उसे स्वीकार किया गया है। सवाल यह है कि मनीष तिवारी का नाम कांग्रेस ने क्यों नहीं भेजा, सलमान खुर्शीद का नाम खुद कांग्रेस ने क्यों नहीं भेजा, क्यों नहीं शशि थरूर का नाम खुद कांग्रेस ने दिया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चिदम्बरम साहब का नाम, और जब शशि थरूर राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो कांग्रेस कहती है कि लक्ष्मण रेखा लांघ रहे हैं। कांग्रेस का सवाल है। नहीं आपने अरे कांग्रेस का आपने कांग्रेस का नाम लिया, इसलिए मैंने बताना जरूरी समझा सर आपको। मैं हमारे पार्टी को बुलाया नहीं गया है, इसका जवाब मैं ले लेता हूं अभी के शर्मा से। लिया गया है इस देश के साथ, इस देश के जनता के कई सवाल है, उसका जवाब नहीं दिया गया है। ये आ रहा हूं दोषी जी, आपके पास भी आ रहा हूं, आवश्यक समझता हूं। ठीक है के शर्मा जी, एक संक्षिप्त सा जवाब दे दीजिए, एक संक्षिप्त सा, फिर मैं ए.के. वाजपेयी साहब के पास जाता हूं। संक्षिप्त सा जवाब। सरकार डर रही है। ऑल पार्टी मीटिंग में भी नहीं बुलाया गया और डेलीगेशन भेजने की बात थी तब भी नहीं बुलाया गया। बालचंद्र कांगो जी का ये साफ साफ आरोप है। देखिए अनुराग जी, ये बहुत विशाल देश है और इस विशाल देश के अंदर में एक नहीं कई रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, लेकिन सभी डेलीगेशंस की एक लिमिटेशंस होते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि भीड़ भर के हमें भेजना है। कम से कम इस देश में 1,500 से ऊपर रजिस्टर्ड पार्टियां हैं। अब ऐसे तो सभी कह सकते हैं साहब हमको नहीं बुलाया, हमको नहीं बुलाया, लेकिन एक डेलीगेशन की एक सीमा होती है, उस सीमा के निर्धारण के अंतर ही लोगों को भेजना है। ठीक है, तो उसमें भी प्रतिनिधित्व से होता है। आप चिंता न करें साहब, आप देश के लिए है ना। सुनिए सर, लेकिन भालचंद्र कांगो जी के राष्ट्रवाद की भावना से मैं भावुक हुआ हूं, आपको बुलाना चाहिए था इनको। ठीक है, मैं ए.के. वाजपेयी साहब को रोक करता हूं। बहुत से राष्ट्रवादी लोग हैं। आप चैनल में इतना बड़ा भारत में प्लेटफॉर्म है मीडिया का, आप अपनी भावना व्यक्त कीजिए राष्ट्र के प्रति। ठीक है, बड़े बड़े वेटरन, बड़े बड़े यहाँ पर कूटनीतिक राजनीतिक विशेषज्ञ सब लोगों ने देश के प्रति अपनी भावना व्यक्त की है ना। ठीक है, ए.के. वाजपेयी जी आपस में लड़ेंगे तो पाकिस्तान से कैसे भिड़ेंगे, आतंकवाद से कैसे भिड़ेंगे हम? तो यही तो सवाल पूछने वाला है विपक्षी पार्टियों से कि एक तरफ तो इन्होंने शुरुआत में कहा कि हम सरकार के साथ हैं और दूसरी तरफ छुरा घोंपना शुरू कर दिया। सीज फायर वर्ड ठीक कहा आपने, सरकार की तरफ से नहीं आया है। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को पॉज बटन दबाया है। ये है स्टेटमेंट सरकार की। 2 बार सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है और उसमें बकायदा ब्रीफ किया इंच टू इंच, सेकंड टू सेकंड क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। उसके बाद अब डेलीगेशन भेजे हैं। डेलीगेशन पे भी बड़े आरोप लगा रहे हैं कि डेलीगेशन एक साहब थे वो कह रहे हैं कि टूरिज्म के लिए जा रहा है। अरे भैया, टूरिज्म के लिए नहीं जा रहा है, ये पाकिस्तान को एक्सपोज करना है हमने कि हमने पाकिस्तान आतंकी पैदा करता है, उससे हम परेशान हैं। हम उसमें आतंकी को खत्म करना चाहते हैं और आतंकवाद ग्लोबल प्रॉब्लम है। ये मैक्सिमम आतंकवादी पाकिस्तान में ही पैदा होते हैं, वहीं से सब जगह जाते हैं। चाहे वो अमेरिका का हमला है, चाहे कोई और हमले हैं। ये समस्या को समझना पड़ेगा। और अगर आप इस माइंडसेट से जाएंगे कि विदेश मंत्री हमारा मुखबर है, विदेश मंत्री हमारा गद्दार है, या ट्रम्प पापा के कहने से हमने ये सीज फायर तो वर्ड में यूज नहीं करूंगा, पॉज बटन दबा दिया, कैसी बातें। देश की सेना का मनोबल आपने बढ़ाना है। विश्व की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है, वेल इक्विप्ड, एंड डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया आपको। अभी तो 2 दिन हुए, लेकिन मजबूरी इनकी ये है ना कि इनको ये लग रहा है कि ये तो सेना ने सब चीजें ठीक कर ली और इसका क्रेडिट जो है वो सरकार को जाएगा ही जाएगा। जो भी सरकार होती है, सेना की विजय का क्रेडिट सरकार को ही जाता है। इसलिए ये मामले का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, छीछा लेदन कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन ये भूल गए कि इसका फायदा अल्टीमेटली पाकिस्तान उठाएगा। इनके नेताओं के बयानों को कोट करेगा और उसका इंटरनेशनल में हम लोगों की छवि खराब होती है कि एक तरफ तो ये सेकुलर देश बनते हैं और इनकी खुद की पार्टियां इनके साथ नहीं है, ये भूल जाते हैं। ठीक है, देश विरोध कर रहे हैं कि इनको मोदी विरोध करना है, इनको यही नहीं पता। कीजिए ना, मोदी विरोध कीजिए, भारतीय जनता पार्टी का विरोध कीजिए,
सब जायज है, ये विरोध करने का संविधान आपको अधिकार देता है, लेकिन राष्ट्र का विरोध करने का अधिकार कोई संविधान नहीं देता। ऋतुराज झा, तो क्या सेना के शौर्य का क्रेडिट अगर सरकार को जाता है तो इसीलिए इस डेलीगेशन पर, इस जीत पर सेना पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इसे सिंदूर का सौदा बताया जा रहा है, इस पर राजनीति की जा रही है? क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी है कि सरकार को क्रेडिट नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम पाकिस्तान जैसे देश में जो कहा जा रहा है उसको कोट कर रहे हैं। देखिए, जब ये हुआ तो आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा आगे बढ़ करके कहा कि हम सब लोग एक मत हैं, एकजुट हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसका सम्मान करेंगे। सेना का पराक्रम, सेना का शौर्य, सेना की ताकत, सेना का काम जो उन्होंने किया है उसको हम सभी देशवासी सलाम करते हैं। और अरे सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लो। और ये सब चीजों में हम लोग हमेशा सरकार का साथ दिए। जब भी बात राष्ट्रीय सुरक्षा, अच्छा बोल लेने दीजिए, ऋतुराज जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। आपका सवाल पहुंच गया है उन तक। मतलब 1 घंटा से बोल रहे थे, 1 घंटा से बोल रहे थे, लेकिन 2 मिनट सुनने की बोलिए, आप बोलिए ऋतुराज जी, बोलिए। वो ये पूछ रहे थे अरविंद केजरीवाल जी ने कोई बयान दिया क्या इस पर, ऐसा पूछ रहे थे वो। आप अपनी बात पूरी कीजिए। सुन तो लो, बयान दिया, ट्वीट किया, सब कुछ किया, क्या नहीं किया। तो हमेशा जब भी बात राष्ट्र की आती है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, आपने देखा होगा अनुराग जी कि हम लोगों ने 370 पे भी वोट दिया, 3 तलाक पर भी वोट दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सम्मान से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो डेलीगेशन अभी भेजा जा रहा है अनुराग जी, अच्छी बात है, भेजना चाहिए। पाकिस्तान का काला करतूत, पाकिस्तान का चाल चरित्र और चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाना चाहिए कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवादियों की फैक्ट्री चलाता है। और सर्वदलीय बैठक में तो प्रधानमंत्री जी ने और सब लोगों ने तो खुद ही माना, सरकार ने माना। बहुत अच्छी बात ऋतुराज जी आपने कही कि डेलीगेशन जाना चाहिए जिससे पाकिस्तान और आतंकवाद का चाल चरित्र और चेहरा दुनिया के सामने आना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस डेलीगेशन का विरोध करने वालों का चाल चरित्र और चेहरा भी पूरे देश के सामने आ रहा है। पूरी बात मैं दुर्भाग्य, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं समय कम दे पाया कुछ मेहमानों को, लेकिन सर समय मुझे पाबंदी के लिए मजबूर कर रहा है। अब मुझे आप सभी का धन्यवाद करना पड़ेगा आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन मैं जानता हूं ये चर्चा यहां खत्म नहीं होगी, इसलिए टू बी कंटिन्यूड कहकर यहीं पर खत्म कर रहा हूं। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए।